हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बोर्ड सॉल्यूशन पे। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी असाइनमेंट नंबर 6 जो कि आपकी लास्ट असाइनमेंट है। आपको कोई भी 2 असाइनमेंट जमा करना बहुत अनिवार्य है, ठीक है। तो इसके पहले आपने कोई 2 असाइनमेंट जमा नहीं करे हो तो ये लास्ट असाइनमेंट जरूर जमा कर दीजिएगा। और इसके पहले कोई भी एक असाइनमेंट जमा करना अनिवार्य था, आपने करे होंगे, ये आपका छूटा हो तो आपको 2 असाइनमेंट जमा करना अनिवार्य ही है, ठीक है। हम सारे असाइनमेंट 1 से लेकर 5 तक के कर चुके हैं। अभी हमारा लास्ट असाइनमेंट है असाइनमेंट नंबर 6। इसके पहले कक्षा 12वीं सभी विषयों के आंसर कंप्लीट हो चुके हैं असाइनमेंट नंबर 6 के। जिन भी स्टूडेंट्स को नहीं मिल रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखिए फटाफट से, वहां पर आपको सारे विषयों की वीडियो की लिंक दी गई है, जाकर देख सकते हो। या फिर आप सीधे प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट की लिंक भी दी गई है, वहां से पूरे वीडियो ऐड है उसमें जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्लास 12th की बोर्ड एग्जाम से संबंधित, सीजी बोर्ड के एग्जाम संबंधित सारे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच जाए। इसके लिए बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे और वीडियो को आपको जल्दी से देखने मिल जाए, ठीक है। साथ ही दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, जिससे सभी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्या है हमारा। सरकारी बजट का अर्थ लिखिए, बजट के क्या उद्देश्य हमें बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम आंसर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर होगा सरकारी बजट का अर्थ, ठीक है। बजट का आशय भारत में केंद्र सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण को संघीय बजट कहा जाता है। यह पिछले वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों तथा व्ययों का वर्तमान वर्ष के संशोधित अनुमानों, ठीक है, यहाँ पर आपको अनुमान लिखना है, ठीक है, और आगामी वर्ष के बजट अनुमानों का विवरण प्रस्तुत करता है। सरकारी बजट के उद्देश्य, सरकारी जो बजट है उसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है, ठीक है। आप पॉइंट बना के लिख देंगे, इसके कुछ उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला होगा आर्थिक विकास। तो एक देश की विकास दर उसकी बचत और निवेश की दरों पर निर्भर करती है, इसलिए बजट का उद्देश्य बचत और निवेश को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रम को लागू करना होता है। दूसरा होगा आर्थिक संसाधनों का न्यायोचित आवंटन। सरकार अपनी बजटीय नीतियों के माध्यम से देश की आर्थिक सामाजिक प्राथमिकताओं के अनुसार अपने उपलब्ध संसाधनों के आवंटन का प्रयास करती है, ठीक है। तीसरा क्या होगा, आर्थिक स्थायित्व। अर्थव्यवस्था में तेजी तथा मंदी के चक्र आते रहते हैं। जब अर्थव्यवस्था में तेजी होती है तो सरकार बचत का बजट बनाती है, अर्थात अपने व्यय में कमी लाती है तथा करों में वृद्धि करती है। इसके विपरीत जब अर्थव्यवस्था में मंदी होती है तो सरकार घाटे का बजट बनाती है। और चौथा पॉइंट हो जाएगा रोजगार के अवसरों में वृद्धि। भारत जैसे देशों में जहां बेरोजगारी की समस्या है, वहीं बजटीय नीतियों का एक उद्देश्य रोजगार की उपलब्धता में वृद्धि करना भी होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। इकोनॉमिक्स का हम जो सॉल्यूशन देख रहे हैं इसमें, यदि आप इकोनॉमिक्स के अलावा बाकी विषयों की पीडीएफ क्लास 12th की डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पे जाओगे, गूगल पे सर्च करोगे www.boardjankari.com, ठीक है, या फिर असाइनमेंट 6 बोर्ड जानकारी भी कर सकते हो। कुछ भी आपको जो सर्च करना है boardjankari.com आपको सर्च करना है, ठीक है, असाइनमेंट नंबर 6 डाल के। तो जैसे आप सर्च करोगे यहाँ पर आपको क्लास 12th के सारे असाइनमेंट के आंसर की सॉल्यूशन की पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए देखते हैं। बजट बनाने की प्रक्रिया में पहला पॉइंट होगा बजट की तैयारी, यानी प्रिपरेशन ऑफ द बजट, ठीक है। तो बजट बनाने से पूर्व बजट की तैयारी की जाती है। वित्त मंत्रालय विभिन्न मंत्रालयों से अनुमानित आय व्यय के लेखे मांगता है, मतलब जो विवरण जमा करके रखा गया है वो, ठीक है, वो लेखा जोखा रहता है, वो कहलाता है। फिर बजट पेश करना, प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट। बजट बन जाने के बाद उसे राज्यसभा में संसद के द्वारा पारित किया जाता है। जब तक बजट स्वीकृत नहीं हो जाता, जब तक दोनों पक्षों की इस पे मोहर ना लग जाए, तब तक बजट को कंप्लीट नहीं माना जाता और ये प्रभावी भी नहीं रहता, यानी मान्य नहीं रहता है और इसका असर भी नहीं रहता है। इसलिए दोनों जो है सदनों में पारित होना आवश्यक होता है। लोकसभा द्वारा बजट का पारित होना तो बहुत अनिवार्य है। जनरल डिस्कशन, सामान्य बहस। वित्त मंत्री द्वारा पूरा भाषण पढ़ लेने के पश्चात भाषण के लिए बहस का दिन अलग से तय कर दिया जाता है, जिस पर वो पक्ष विपक्ष के सदस्य द्वारा सामान्य रूप से चर्चा की जाती है कि क्या लाभ है इसके, क्या हो सकता है क्या नहीं। वो अच्छे से देखा होगा हमने बजट टीवी पर, सब कुछ यहाँ पर जो है। चलिए चौथा है वोटिंग, यानी मतदान। बजट के लिए वोटिंग भी होती है। बजट पर सामान्य बहस हो जाने के बाद विभिन्न विभागों के मंत्री अपने अपने विभागों के लिए अनुदान की मांग रखते हैं और इन पर अलग अलग बहस होती है, ठीक है। फिर है पांचवा विनियोग विधेयक, यानी अप्रोप्रिएशन बिल। बजट की मांगों पर बहस के पश्चात विनियोजन विधेयक रखा जाता है, जिसमें करों के लगने के सभी प्रस्ताव होते हैं। नए कर लगाने तथा वर्तमान करों की दरों में वृद्धि करने के प्रस्ताव पर भी बहस होती है। जब लोकसभा में हित विधेयक पारित हो जाता है तब उसे स्वीकृति के लिए राज्यसभा में भेज दिया जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का पूरा आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, घाटे का बजट क्या है, घाटे के बजट के प्रकार लिखिए, ठीक है। तो क्या है घाटे का बजट। उस स्थिति से है इसका आशय जब सरकार बजट व्यय की सरकारी बजट प्राप्तियों से
अधिक होता है। अर्थात जब राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय सरकारी आय राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्तियों से अधिक होता है तो यह बजट घाटे का कहलाएगा। अब राजस्व घाटा क्या है? राजस्व घाटा से अभिप्राय है राजस्व प्राप्तियों की तुलना से राजस्व व्यय का अधिक होना है। इसमें क्या होता है, इस प्रकार सरकारी खाते में बचत नहीं होती है और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र में बचत का प्रयोग करना होता है जिससे सरकार के उपभोग व्यय के एक की वित्तीय आपूर्ति की जा सके। राजस्व घाटा बराबर कुल राजस्व व्यय माइनस कुल राजस्व प्राप्तियां। ठीक है। दूसरा होगा राजकोषीय घाटा। तो जो राजकोषीय घाटा है, बजट में राजकोषीय घाटा घाटे का एक प्रमुख मापदंड है। राजकोषीय घाटे का अर्थ है राजस्व प्राप्तियां तथा अन्य उधार रहित पूंजीगत प्राप्तियां, जैसे ऋण की वसूली अनुदान की तुलना में कुल व्यय की अधिक होना है। राजकोषीय घाटा बराबर से कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां उधार रहित पूंजीगत प्राप्तियां, जो इसमें फॉर्मूला बनता है वो ये हो जाएगा। ठीक है। तीसरा हो जाएगा प्राथमिक घाटा। तो राजकोषीय घाटे में से ब्याज के भुगतान को घटाकर प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। यह सफल प्राथमिक घाटा कहलाता है। और निबल प्राथमिक घाटा ज्ञात करने के लिए सकल प्राथमिक घाटे में से ब्याज प्राप्तियां क्या करनी होती है? घटानी होती है। अर्थात सफल प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा, भुगतान ब्याज, निबल प्राथमिक घाटा, और ये जो है इस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है। तो ये आपको लिख लेना क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। संतुलित बजट और असंतुलित बजट में अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए तो इसका उत्तर लिखिए। बजट संतुलित और असंतुलित दोनों प्रकार का हो सकता है। जब सरकारी राजस्व और खर्च समान हो तब सरकारी बजट संतुलित है, और यदि राजस्व की तुलना में खर्च अधिक या कम होता है तो बजट असंतुलित है। मतलब जो पैमाना बैठाया गया उसके हिसाब से ना हो तो वह असंतुलित है। राजस्व से अधिक खर्च होने से बचत घाटे का तथा खर्च से अधिक राजस्व प्राप्त होने पर बचत का बजट होता है। घाटे के बजट के अंतर्गत घाटे की राशि को जनता से उधार लेकर अथवा सरकार के पास एकत्रित कोषों से धन निकालकर पूरा किया जाता है। तो ये जो है इसके सरकार के दायित्व में वृद्धि करता है और आरक्षित धन को कम करता है। ठीक है। ये थोड़े से पॉइंट आपको इसमें नोट कर लेना है जो बचत का बजट के अंतर्गत आएगी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो जाएगा। समय बचत के बजट को अपनाना चाहिए, मुद्रास्फीति का जो समय बचत है उसको। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। बजट के प्रमुख संगठक कौन कौन से हैं समझाइए। बजट के मुख्य अंग हो सकते हैं, सबसे पहला है सार्वजनिक आय यानी पब्लिक रिवेन्यू। तो क्या होती है सार्वजनिक आय, यानी इससे क्या तात्पर्य है? सरकार की उन मौद्रिक नीति प्राप्तियों से जो सरकारी व्यय के लिए आवश्यक है। इसको 2 भागों में बांटा गया, एक तो चालू आय, दूसरा पूंजीगत आय। ठीक है। यानी रिवेन्यू रेसिपिट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है। तो क्या होती है जो सरकारी उद्योगों से आय से प्राप्त हो, पूंजीगत यानी सार्वजनिक ऋण या सरकारी अनुदान घाटे की सार्वजनिक आय से। ठीक है। इसके आय के कर के साधन देख लेते हैं। कर का सबसे पहला है अनिवार्य भुगतान है, आवश्यक रूप से सरकार को करना होता है। नहीं देते हैं कर तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। और दूसरा सार्वजनिक आय के जो साधन है वो तो ये आ जाएगा, जो मापदंड होते हैं इसमें सेवा प्राप्ति वगैरह का, इतना आपको लिख देना। ठीक है। फिर प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स जो दिया जाता है तो इनका भुगतान एक ही बार में कर सकते हैं। ठीक है। जैसे आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, मृत्यु कर, ये होते हैं। इसके बाद अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं ये जैसे बिक्री, आयात निर्यात, उत्पाद जो भी हम करते हैं उस पर होता है। चलिए बी नंबर का पॉइंट हो जाएगा सार्वजनिक आय के गैर कर साधन। ठीक है। तो जो यहाँ पर है फीस, लाइसेंस, परमिट जो बनते हैं। ठीक है। ये एक मुख्य उदाहरण है, जैसे कि मृत्यु कर हो गया, आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, ये सारे इसमें आते हैं। फिर इनडायरेक्ट कर में जैसे हमने देखा अभी, ये सारे कुछ हमने अभी देख चुके हैं। ठीक है। शुल्क क्या होता है? जो व्यक्ति यहाँ पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं के अंतर्गत आता है। भूमि के रजिस्ट्रेशन फीस, जन्म मृत्यु के रजिस्ट्रेशन फीस, पासपोर्ट की फीस, कोर्ट फीस, ये सब इसके अंतर्गत आता है। सार्वजनिक व्यय यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है ये आपको लिख लेना। ठीक है। फिर इसमें आ जाएगा जो सामाजिक आर्थिक कल्याण वगैरह इसमें आता है उसकी सहायता करते हैं। फिर विकासात्मक व्यय यहाँ पर आ जाएगा, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ये आपको लिख लेना। उद्योग, कृषि, शिक्षा इसके अंतर्गत आते हैं, परिवहन, सड़क वगैरह। फिर दूसरा हो जाएगा गैर विकासात्मक व्यय, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, गैर विकासात्मक व्यय। ठीक है। सरकार के प्रशासन की सुरक्षा, कानून व्यवस्था आदि पर ही खर्च किया जाता है। सेना, पुलिस, जेल, कानून व्यवस्था, इसमें कर वसूलने पर खर्च, ऋण पर ब्याज, पेंशन आदि पर किया जाने वाला व्यय शामिल होता है। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र का यहाँ पर पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन
सीजी बोर्ड जनवरी माह का जो असाइनमेंट नंबर था 12th इकोनॉमिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया। इसके पहले हम बाकी विषयों को देख चुके हैं असाइनमेंट। आपने यदि कोई असाइनमेंट मिस कर दिया, नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, जल्दी से जाकर बाकी सब्जेक्ट्स के आंसर देख लीजिएगा, जिससे आपके असाइनमेंट नंबर 6 कंप्लीट हो सके। इसके बाद आपके जो है बोर्ड एग्जाम भी जल्दी आएंगे, तो इसके लिए आपको तैयारी करना है। जल्दी से असाइनमेंट के आंसर को कंप्लीट कर लीजिएगा। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि सीजी बोर्ड से संबंधित सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करें। पीडीएफ के लिए गूगल पर सर्च करें www.boardjankari.com, जहां पर आपको सीजी बोर्ड की क्लास 12th की सॉल्यूशन की पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।